जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं अभी भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र संबंधी PYQ और उसकी सेकंड पार्ट में बात करें तो 26 नंबर जो है यहाँ से क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो देखिए, सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 से सुमेल करना है। एक रचनाकार फिर कृतियाँ दी है। ये UPPSC GIC में क्वेश्चन आया है। मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव, टंडी और सामने दिया है कृति साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, काव्य आदर्श और आपको सुमेलित करना है कौन सी किसकी कृति है। तो यहाँ पे देखिए, जो मम्मट की काव्य कृति है काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, जयदेव का है चंद्रालोक और डंडी का है काव्य आदर्श। तो ये सारी ही रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डंडी की काव्य आदर्श है, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जयदेव का चंद्रालोक है ना, ये विभिन्न एग्जामों में अलग अलग उसमें पूछे जाते हैं। ये देखिए, भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ, भरत का जो रससूत्र है उसमें निहित जो संयोग है, संयोग का मतलब भोज्य भोजक भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की। तो ये देखिए क्वेश्चन डेप्थ में है कि भरत के जो रससूत्र में निहित संयोग है, संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की। भट्ट लोलट, अभिनव गुप्त, श्री शंकुक, भट्टनायक। तो भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति आस्वाद की स्थापना किसने की है, व्याख्याकार भट्टनायक ने की है। भरत मुनि के रससूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आचार्य दिया है, संयोग दिया है, निष्पत्ति दिया, रस की अवस्थिति दिया है। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। संयोग क्या है, भट्ट लोलट का उत्पाद्य उत्पादक, निष्पत्ति क्या है, उत्पत्ति, अनुकार्य, राम में। शंकुक अनुपाप्य अनुमापक, अनुमति निष्पत्ति है, अनुकर्ता नट में। भट्टनायक का भोज्य भोजक। तो यहाँ पे है भट्ट में उत्पाद उत्पादक, शंकुक में अनुपाप्य अनुमापक, भट्टनायक में भोज्य भोजक, अभिनव गुप्त में है व्यंग्य व्यंजक। ये संयोग है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्ति सामाजिक सहृदय में। तो भट्टनायक का भुक्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले किसने कहा था। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले भट्टनायक ने कहा था। शब्दार्थो ते शरीरम रसः आत्मा, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, ये कथन इनमें से किसका है, भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, भामा। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, ये कथन राजशेखर का है, राजशेखर के और भी कथन है। शब्दार्थ योर यवात साह भावनी विधा साहित्य विधा, भामा ने काव्य की परिभाषा दी है शब्दार्थों सहितो काव्यम। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है वाक्याम रसात्मक और रसात्मकम काव्यम। प्रज्ञा नौनमेष शालिनी प्रतिभा मतः किसकी उक्ति है। प्रज्ञा नौनमेष शालिनी प्रतिभा मतः किसकी उक्ति है। कुंतक, भट्ट लोलट, मम्मट, श्री भट्टोत। प्रतिभा के महत्व के बारे में प्रज्ञा नौनमेष शालिनी प्रतिभा मतः उक्ति श्री भट्टोत की है। प्रतिभा के महत्व के बारे में प्रज्ञा नौनमेष शालिनी प्रतिभा मतः उक्ति श्री भट्टोत की है। इसका अर्थ है प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। आचार्य भट्टोत का समय 10वीं सदी उत्तरार्ध माना गया है। काव्य कौतुक के रचयिता भट्टोत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्टोत के काव्यशास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में किया है। तो ये जो प्रतिभा मतः दिए हैं ये किसके द्वारा दिया गया था, भट्टोत के द्वारा। और भट्ट ये प्रज्ञा नौनमेष शालिनी का मतलब क्या कहते हैं कि प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकाल विचार उत्पन्न करती है और इनका 10वीं शती उत्तरार्ध समय माना जाता है। काव्य कौतुक के रचयिता भट्टोत का ग्रंथ अनुपलब्ध है। भट्टोत के काव्यशास्त्रीय मतों का उल्लेख अभिनव ने अभिनव भारती में किया है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। तो आप देखते हैं कि जो अलग अलग वेदों से लेके ये निर्माण किया गया है नाट्य वेद, जिसको हम पंचम वेद भी कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनव को यजुर्वेद से माना है कि जो अभिनय जो लिया गया है ये यजुर्वेद से लिया गया है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ है।
भारतीय जो नाट्यशास्त्र है, नाट्य और काव्य शास्त्र, तो ये कहा गया कि भरत मुनि ने नाटक में अभिनय जो है उसको अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य एवं काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इनमें सबसे पहले रस सिद्धांत की चर्चा है। विभावा नुभावा व्यभिचारी संयोग द्रसह निष्पत्ति की स्थापना की गई है। दंत कथा की मान्यता है कि इंद्र की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने 4 वर्णों और विशेष रूप से शूद्रों के मनोरंजन और अलौकिक आनंद के लिए नाट्य वेद नामक 5वें वेद का निर्माण किया। इस वेद के निर्माण में ऋग्वेद से इन्होंने क्या लिया था? ऋग्वेद से इन्होंने पाठ की वस्तु ली थी। तो ये अलग अलग उसमें पूछा भी जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन बना कि अभिनय कहाँ से लिया गया। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ऋग्वेद से जब पंचम वेद बन रहा था तो ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु, सामवेद से गान, सामवेद को हम गान के लिए भी जानते हैं, तो वहाँ पे देखिए संगीत की शिक्षा। तो ऋग्वेद से पाठ्य वस्तु हो गया, सामवेद से गान हो गया, यजुर्वेद से अभिनय हो गया, अथर्व से रस लिया है, अथर्ववेद से रस लिया है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है। इनमें से किसको विखंडनवाद का जनक माना जाता है? विखंडनवाद का जनक देरिदा को माना जाता है। देरिदा विखंडनवाद के जनक के रूप में देरिदा को माना जाता है। जॉक देरिदा का जन्म सन 1930 ईस्वी में अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। इनका मानना है कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विविभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकसित होता रहता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में किस पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या गौड़ बना दिए गए अर्थ को स्थापित किया जा सकता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। तो ये विखंडनवाद जो देरिदा जनक हैं उनके 1930 में जॉक देरिदा का जन्म अल्जीरिया के यहूदी में होता है और इनकी पुस्तक भी ऑफ ग्रामेटोलॉजी है। तो क्या मानते हैं कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है विखंडनवाद का? कि किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गौड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गौड़ के रूप में द्विविभाजन से आरंभ होकर नित्य विकसित होता है। अर्थात वर्चस्ववादी व्यवस्था में, मतलब वर्चस्ववादी व्यवस्था कि जहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे पूरे भारत में देखिए तो कभी भी रिपोर्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, तो जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे यहाँ पे कि शक्ति में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, धन का जो विकेंद्रीकरण है वो किस तरीके से है। तो हम ये देखते हैं ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास जो है और जितने भी लोग हैं उनके धन उन्हीं के पास है। तो ये वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या जो गौड़ बना दिए अर्थ को है उसको स्थापित किया जा सकता है। इसी रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना ही विखंडन कहलाता है। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान। तो हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस कौन सा रस है और किसने ये स्थापित किया बौद्धिक रस के बारे में? माता प्रसाद गुप्त, भिखारी दास भागीरथ, गणपति चंद्रगुप्त। तो हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्रगुप्त, जिनका हम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पढ़ते हैं। तो इन्होंने बौद्धिक रस की स्थापना की गणपति ने। गणपति गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 को राजस्थान के मन्हा सुरेरा में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन। तो इनका है रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा आदि। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, अभिनय, चरित्र, गीत। तो अभिज्ञान का संबंध कथानक से। अभिज्ञान शब्द अरस्तु की मान्यता में आया है। अभिज्ञान शब्द जो है यह अरस्तु की मान्यता में आया है। यह शब्द यूनानी भाषा के अनग्रोरिस का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान यानी ज्ञान की परिणति यूनानी शब्द है। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा का भाव जागृत करता है। अभिज्ञान दुखांतक के तहत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम अथवा घृणा। नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो एक है अभिकथन के रूप में, दूसरा है उसके कारण के रूप में। अभिकथन एक, जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। जॉक देरिदा का ये मानना है कि पाठ का अर्थ जो होता है वो पाठक तय करता है। कारण, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो जॉक देरिदा ये मानते हैं कि पाठ का अर्थ जो है पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ जो होता है वो बहुलार्थी होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में बताना है कौन सा कथन सही है। तो जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक,
क्योंकि पाठक की मन की भिन्नता के कारण ही अगर आप देखें तो कथन ए के संबंध में कारण ये सही है। जॉक देरिदा जो कि विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं, जॉक देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। इनके गुरु थे फूको अल्थ्यूरस थे। ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइट एंड डिफरेंस 1978 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड डिफरेंस 1978। और पॉल द विखंडनवाद के प्रबल समर्थक थे पॉल द देरिदा। निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति वाचालामं कृति किसका है, किसकी रचना है? तो निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति वाचालम कृति किसका है? तो इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचालम कृति यह कथन भामा का है। कथन किसका है? भामा का। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? तो कौन से इसमें से कॉलरिज का नहीं है? द टेबल टॉक लेटर्स लेक्चर ऑन शेक्सपियर एलिजाबेथ एसेज। एलिजाबेथ एसेज द टेबल टॉक कॉलरिज की नहीं है, बल्कि एलिजाबेथेन एसेज ग्रंथ टी.एस. एलियट का और द टेबल टॉक विलियम हिंजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथ लेटर्स लेक्चर ऑन शेक्सपियर बायोग्राफिया लिटरेरिया चर्च एंड स्टेट। तो यहाँ पे देखिए तमाम रचनाएं दी हैं कि एलिजाबेथ एसेज तथा द टेबल टॉक कॉलरिज का नहीं है, बल्कि एलिजाबेथेन एसेज ग्रंथ टी.एस. एलियट का और द टेबल टॉक विलियम हेजलिन का ग्रंथ है। कॉलरिज ने कौन कौन सी ग्रंथ को लिखा? तो कॉलरिज ने लेटर्स लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, तो लेटर्स लेक्चर ऑन शेक्सपियर बायोग्राफिया लिटरेरिया चर्च एंड स्टेट कॉन्फ्रेंसेज एंड इंक्वायरिंग स्पिरिट द फ्रेंड एड टू रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन मूलतः संबंधित विचारक है। तो निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? बेसिकली इतिहास दर्शन जो हिस्टोरियोग्राफी है अपने, तो हिस्टोरियोग्राफी से मूलतः संबंधित कौन सा विचारक है? वॉल्टेयर, विको, हेरोडोटम, कांट। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वॉल्टेयर हैं। वॉल्टेयर का मूल नाम फ्रांसिस मेरी एरियोट थे। वॉल्टेयर से रचना इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग, कथा और चीज़ों पे की है। बदी बदाई परंपराओं का विरोध किया है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एसिटेंट एंड मॉडर्न। तो इसमें से आपको मैच कराना है। रिपब्लिक प्लेटो का है 380 में। रिपब्लिक जो रचना है वो प्लेटो का है 380। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड की रचना 1929 है। एसेज एसिटेंट एंड मॉडर्न टॉमस स्टोन्स एलियट 1936। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनल ट्रेलिंग का ये 1972। तो ये पाश्चात्य काव्य दर्शन में देखें तो ये जो रचनाएं हैं रिपब्लिक प्लेटो, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई रिचर्ड, एसेज एसिडेंट मॉडर्न टॉमस स्टोन्स एलियट और ये मॉडर्न वर्ल्ड लियोनल ट्रेलिंग का है। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो भोजराज के बारे में बात करें तो अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। तो भोजराज की पुस्तक के नाम बात करें तो श्रृंगार प्रकाश जो है भोजराज का है। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण। तो भोजराज श्रृंगार प्रकाश अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण। इनका समय 11वीं सदी। जन्म स्थान है मालवा। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका, इसे नाट्य वेद विवृत्ति भी कहते हैं। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की पुस्तक है। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध और जन्म स्थान कश्मीर है। काव्य कौतुक भट्टौत का ग्रंथ है जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका भी लिखी है। राजशेखर साहित्य दर्पण, भट्टनायक, अभिनव भारती, विश्वनाथ हृदय दर्पण। यहाँ पे आपको इसको मैच कराना है। तो राजशेखर का काव्य मीमांसा, भट्टनायक का हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, अभिनव भारती। तो शेखर का काव्य मीमांसा है, भट्टनायक का हृदय दर्पण है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, अभिनव का अभिनव भारती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति, अहम, पाठ संरचना, मनोविश्लेषण पद्धति। इसने पूछा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति, अहम, पाठ संरचना, मनोविश्लेषणवादी। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवादी से नहीं है। जो पाठ संरचना है ये मनोविश्लेषणवाद से रिलेट नहीं करता है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉयड थे। फ्रॉयड ने मानव मन का गहन अध्ययन किया, जिस सिद्धांत का निरूपण किया वही है मनोविश्लेषणवाद। फ्रॉयड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई कि हमारे मन पे क्या शासन करता है। इदम, अहम और इदम, अहम। इनमें से इदम का संबंध इदन, अहम, परम। इनमें से जो अहम इदम है उसका संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्रॉयड ने लिबिडो कहा है। इदम को अहम इदम का वह अंश है, जो अहम है
वो ईदम का वो अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण से, मतलब कि ईदम अहम को ये डिफ्रेंशिएट करते हुए बता रहे हैं कि हर एक चीज़ का जो है अगर देखा जाए तो अपने आप में मतलब क्या है, किसका, ईदम का क्या है, अहम का क्या है। तो जो पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है, मनोविश्लेषण के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड, और फ्रायड ने ये निरूपित किया कि मनोविश्लेषणवाद क्या है। फ्रायड ने मन के 3 बातें बताई, ईदम है, अहम है, परम है। जो ईदम है वो काम प्रवृत्ति से है और जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है ईदम को, और अहम जो है वो ईदम का वो अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? कौन से 2 ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? दशरूपक, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श, काव्यालंकार। तो इनमें से कौन सा 2 ग्रंथ है जो विशेष रूप से रस से ही संबंधित है? दशरूपक तथा साहित्य दर्पण 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। दशरूपक, साहित्य दर्पण। दशरूपक और साहित्य दर्पण जो है बेसिकली ये रस से संबंधित हैं। दशरूपक ग्रंथ के लेखक कौन है? दशरूपक धनंजय ने लिखा है, और साहित्य दर्पण किसने लिखा है? तो विश्वनाथ ने लिखा है। शब्दार्थयोर्थ वस्सः भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? शब्दार्थ योर विद्या वस्सः भावे विद्या साहित्य विद्या, ये किसका कथन है? कुंतक, भोजराज, राजशेखर, विश्वनाथ। शब्दार्थ योर्थवास्य भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये राजशेखर का है। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, कुंतक का है। रसान्वितः कवि कुर्वन् कृति प्रतिंचि विन्दति, भोजराज का है। वाक्याम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ का है। तो शब्दार्थ योर्वस्य भावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, कुंतक। रसान्वितम कवि कुर्वन् कृति प्रतिंच। निम्नलिखित ग्रंथों को कालक्रम में व्यवस्थित करना, काव्यादर्श, औचित्य, विचार चर्चा, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। देखिए काव्यादर्श कहे तो काव्यादर्श है डंडी, और काव्यादर्श जो डंडी के द्वारा 6वीं 7वीं के आसपास। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है 8वीं सदी। अभिनव भारती अभिनव गुप्त का 10वीं सदी। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का 11वीं। तो काव्यादर्श डंडी का है, काव्यादर्श डंडी का 6वीं 7वीं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। अभिनव भारती अभिनव 10वीं। औचित्य क्षेमेंद्र का है। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन मानता है कि इतिहास की जो व्याख्या वो द्वंदात्मक पद्धति पे होना चाहिए? हीगल ऐसा मानते हैं। हीगल के मत के अनुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, द्वंदात्मक पद्धति पे। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए प्रतिपादित किया है कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। तो हीगल मानते हैं कि इतिहास की व्याख्या जो है वो इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, एजरा पाउंड या पाल सात्र। तो एजरा पाउंड जो है, एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, ये बिंबवाद के हैं। तो बिंबवाद भी एक वाद है। बिंबवाद के कौन है? बिंबवाद के चिंतक है एजरा पाउंड। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद की नहीं है, बिंबवाद की है। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ की रचयिता एजरा पाउंड है। तो ये एजरा पाउंड बिंबवाद की चिंतक है। एबीसी ऑफ रीडिंग ये इन्हीं की पुस्तक है। और जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर या पाल सात्र ये अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अल्बर्ट कामू, मार्टिन या पाल सात्र अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड भी हैं। तो एजरा पाउंड बिंबवाद, एजरा पाउंड हो गया। अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर या पाल अस्तित्ववाद के प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड भी हैं। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री एलन टेट, क्लिंथ ब्रुक्स, टिलिटर्ड, सर विलियम एम्सन। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक मानते हैं। तो समझिए ये कौन सा सिद्धांत है। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन भी आया है यूजीसी में। इसका मतलब यूजीसी नेट वगैरह का भी अगर आप देखेंगे, डेप्थ एनालिसिस करें तो किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ रहा है अंदर से आके।
अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक है क्लिंथ ब्रुक्स, और क्लिंथ ब्रुक्स जो है वो विडंबना और विसंगति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948, ऑन द लिमिट ऑफ पोइट्री 1948 पुस्तक के लेखक एलन टेट है। 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी, ये भी विलियम एम्पर्सन का है। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक टिलियर्ड का है। तो ये पाश्चात्य है ना, तो पाश्चात्य वाला थोड़ा ज़्यादा क्लिष्ट हो जाता है पढ़ने की दृष्टि से। भारतीय काव्य शास्त्र में तो नाम भी याद हो जाता है, पाश्चात्य वालों का नाम भी जल्दी नहीं याद होता। तो अंडरस्टैंडिंग जो है क्लिंथ ब्रुक्स का है, विडंबना और विसंगति सिद्धांत के प्रवर्तक। ऑन द लिमिट ऑफ पोएट्री 1948 एलन टेट का है। 7 टाइम ऑफ एम्बिग्विटी है विलियम एम्पर्सन का। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक टिलियर्ड का है। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश, मतलब टॉमस स्टर्न्स इलियट कहते हैं परंपरा जो है जीवित संस्कृति का एक अंग है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न है। द सेक्रेड वुड इलियट की, तो द सेक्रेड वुड है होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। तो द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं? अस्तित्ववाद यानी जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो अस्तित्ववाद का मतलब जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्व की विशेषता। प्लेटो, बिम्सॉट, डब्ल्यू.के. कॉलरिज, फ्रैंक रेमंड लेविस। सामने यहाँ पे द ग्रेट ट्रेडिशन, इयॉन, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट हिस्ट्री। तो ज़्यादातर देखिए रचनाएं ही पूछी गई हैं, मेल करना है। प्लेटो का पाश्चात्य समीक्षक में प्लेटो, इयॉन, बिम्सॉट, डब्ल्यू.के. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट, कॉलरिज, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। ये है रचनाएं। तो हमने 50 क्वेश्चन जो है पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र से मिला के कर लिए हैं। बाकी क्लासेज जैसे कंटिन्यू चलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।